जय साथियों, मेरा नाम है इसके आनंद और आप देख रहे हैं इसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, यह 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पेपर की लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, ठीक है। इसकी आंसर की हम आपको व्याख्या सहित देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे और सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के द्वारा आप 1100 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करिएगा, ठीक है। तो एक गद्यांश आपने पढ़ रखा होगा। अब सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो लिख में कौन सा शब्द इसमें मिलाएंगे तो सार्थक शब्द बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें साथियों आपका पहला विकल्प था आवट, यानी लिख में आवट मिलाएंगे तो लिखावट बन जाएगा, ये आपका सार्थक शब्द बनेगा। नेक्स्ट था आपका दूसरा 92 नंबर क्वेश्चन का गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा था। तो साथियों किताब का सबसे पहला स्वरूप इसमें था आपका पाइथन पर हाथ से लिखी किताब, ठीक है। पाइथन पर लिखी पहली किताब, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जिन लोगों को ताल पत्रों पर चित्रकारी करने का काम दिया गया था वो कौन थे, ठीक है। तो वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि जिसकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी उनको तालपत्रों पर चित्रकारी करने का काम दिया गया था। अगला क्वेश्चन था 94 नंबर की पाइरस नाम का पौधा किस काम आता था। तो पाइरस नाम का पौधा गद्यांश के अनुसार जो बताया गया है वो मिस्र में पाइरस नाम के पौधे में बहुत पतला कागज बनाया जाता था, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही जवाब था। 95 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि भिन्न वाक्य को पहचानना था यहाँ पे। तो भिन्न वाक्य को पहचानने में आपका कौन सा अलग था, यहाँ से चारों से अलग कौन सा था। तो साथियों इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3, यानी कि समस्त संसार किताबें पढ़ता है। ये आपका जो है पूरे गद्यांश में ये शब्द नहीं, ये लाइन कहीं नहीं मिली, बाकी आपकी तीनों लाइनें मिल रही थी, ठीक है। अगला है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता था। तो साथियों इसका है हायरोग्राफ, ठीक, हायरोग्राफ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन साथियों, सामान्यतः मनुष्य का किताब से जो है परिचय किस अवस्था में होने लगा। तो गद्यांश के अनुसार इसमें सही जवाब साथियों आपका ऑप्शन सेकंड था, जीवन के शुरुआत के 2 वर्ष के बाद, ठीक है। ये सारे आंसर आपके गद्यांश में ही लिखे हुए होते हैं, ठीक है। आपका 98 नंबर क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द समूह भिन्न है। तो यहाँ पर शब्द समूह साथियों कौन सा भिन्न था, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जाएगा, ठीक है, ऊंचे नीचे, ठीक है, ऊंचे नीचे जो है ये भिन्न था। बाकी आपका देखिए पतले पतले धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे सब एक था, लेकिन यहाँ पर विलोम आ गया था। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे। तो कौन से लोग लिख सकते थे। तो साथियों यहाँ पर आपका 91 का फर्स्ट जवाब जाएगा, यानी कि जिनका हस्तलेख बहुत सुंदर था, जिनका हस्तलेख बहुत सुंदर थे वो लोग लिख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पद्यांश। पद्यांश साथियों इसमें आपने पद्यांश भी पढ़ रखा होगा, पद्यांश नहीं पढ़ेंगे हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पद्यांश चलेंगे हम सीधा क्वेश्चन की तरफ, पद्यांश आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ वसुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो साथियों वसुधा का समानार्थी आपका धरा है, ठीक है, यानी कि वसुधा का पर्यायवाची धरा यानी कि पृथ्वी है, ठीक है। वसुधा और धरा दोनों किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के हैं। अगला है आपका प्रत्न प्रवासी का अर्थ क्या है। तो गद्यांश के अनुसार साथियों प्रवासी का अर्थ जन्म देने वाली, अतः रत्न प्रसाविनी हो जाएगा, ठीक है, इसका जन्म देने वाली यानी कि धरती, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब था। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी। तो साथियों रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी, आपका ऑप्शन सेकंड, यानी धन की फसल बोई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है। तो किस बात के लिए धिक्कार रहा था। तो दोस्तों गद्यांश के अनुसार इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी धरती माँ के महत्व को न समझ पाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 104, इसमें पूछा था कि रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है। तो धरती माता ने किसे कहा था अपनी संतान। तो इसका सही जवाब है समस्त मानव जाति को, ठीक है, समस्त मानव जाति को, यानी धरती माता कितना देती है अपनी संतान को, और आगे जन की क्षमता मानव ममता का उल्लेख समस्त मानव जाति के लिए संकेत कर रहा है। अगला है आपका 105 नंबर प्रश्न कह रहा है हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कविता का इस पंक्ति से भाव वाले मुहावरे को चुनना है। तो इसका काफ़ी आसान सा ये भी सवाल था। सही जवाब था जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब था इसका।
अगला क्वेश्चन था 106 नंबर साथियों। 106 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इसमें कारण निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। तो संस्थागत लेखन के अंतर्गत साथियों कौन सा नहीं आता है, आपका हो जाएगा संवेदना शोक संबंधी टिप्पणी, ठीक है, ये आपका संस्थागत लेखन में नहीं आता है। बाकी आपका व्यवहारिक पत्र, समीक्षाएं और जीवन पर्यंत ये सभी आपकी संस्था में लिखे जाते हैं, ठीक है। जबकि आपका जो देखिए आपका संवेदनाएं जो शोक संबंधी पत्र होते हैं ये आपके पारिवारिक होते हैं, ठीक है, ये आपका पारिवारिक होते हैं। बाकी जो आपका ये सब है ये तीनों ये संस्थागत हैं। अगला है 107 नंबर, कह रहा भाषा अर्जन और अधिगम में सहजता परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो इन सब क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन तो हमने अच्छे से पढ़ाया था, भाषा अर्जन और अधिगम क्या होता है, ठीक है। तो साथियों इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि इस तथ्य में विश्वास रखती है कि मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखता है, ठीक है, आपका ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 108 नंबर कह रहा है विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है साथियों, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड से, ऑप्शन थर्ड, यानी कि वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देती है, ठीक है, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देती है, आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार नींव के रूप में शब्दों के रूप में प्रयुक्त समूहों की अनुशंसा करता है। तो इसमें सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, यानी कि कोश विषयक उपागम, ठीक है, कोश विषयक उपागम यानी कि लेक्सिक्स अप्रोच भाषा को व्याकरणिक ढांचे के बजाय शब्दों और समूहों के रूप में देखती है, ठीक है। और यहाँ से 110 नंबर साथियों क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य को नहीं है का अंडरलाइन करेंगे और सही जवाब के साथ जाएंगे आप सेकंड, ठीक है, सेकंड के साथ जाएंगे, यानी कि जहाँ तक संभव हो सके भाषा तथा अधिगम के मध्यम रूप में मातृभाषा का अधिगम, ठीक है, यानी कि बहुभाषावाद का उद्देश्य मातृभाषा का प्रयोग करना है, ना कि मातृभाषा के माध्यम से रूप से सीखना, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। और इसमें बहुत से लोग गलती किए होंगे। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाणी नामक विद्यार्थी किस एक पाठ्यक्रम का सामान्य परिचय यानी कि ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख लिखती है, उसके इस पठन के लिए क्या स्वरूप जाना जाएगा। तो साथियों इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि सरसरी तौर पर पठन यानी कि स्कीमिंग जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, साथियों 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि विद्यालय आधारित आकलन समर्थन करने के लिए दो उपयुक्त कथनों का चयन करना था। तो इसमें सही जवाब था साथियों आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए और आपका दूसरा था बी, ठीक है, तो ए और बी यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है। निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन के परिवेश में केस अध्ययन अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में है। तो यहाँ पर सही जवाब था आपका रचनावाद यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, रचनावाद यहाँ का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 नंबर का है कि कक्षा का शिक्षार्थी राहुल व्याकरण के नियम सीखते समय पहले से बहुत सीख गए से जुड़ाव बना पाता है, कौन सा इस युक्त के अंतर्गत आएगी। यानी कि जो राहुल लड़का है जो व्याकरण के नया नियम सीखता है, लेकिन जो पहले से सीखा हुआ है उसके पास ज्ञान उससे जुड़ाव करके ज़्यादा अच्छा सीख पा रहा है। तो इसका सही जवाब था साथियों संज्ञान युक्तियाँ यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ठीक था, ठीक है। अगला है 115 नंबर कह रहा है कि कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्य लिखने वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है, तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक और इससे जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्यपुस्तक पुनः सृजन करने के लिए कहती है। तो इसका सही जवाब क्या था अनुच्छेदन श्रुतलेख, ठीक, अनुच्छेदन श्रुतलेख यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका सही जवाब था। यानी कि जब बच्चे सुनकर मूल अर्थ को अपनी भाषा में पुनः सृजित करते हैं और डिक्टो क्लास कहते हैं, जिसे यहाँ अनुच्छेद श्रुतलेख के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर साथियों का यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर आपको ये विकल्प थे और यहाँ पे इनको यदि मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, मल्टी विकल्प वाले,
तो इसका सही जवाब था साथियों आपका यहाँ पे आपका ए सही था और आपका ये डी सही था, यानी ए और डी कहाँ पर है, ऑप्शन फोर्थ में। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से संक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब था आपका व्याकरण नियम क्या होते हैं और कैसे प्रयोग करना है यह जानना, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ का ये सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था 118 नंबर साथियों, इसमें पूछा था कि राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए जो है भाषा प्रयोग के सूत्रों का प्रयोग करने के लिए शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलने सीखने में मदद करती हैं। यह अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास के लिए कोशिश कर रही हैं। तो ये आपकी मैडम थी उषा रानी हाई स्कूल की, इन्होंने दिन प्रतिदिन भाषा प्रयोग के लिए सूत्रों के प्रयोग से अंग्रेजी भाषा बोलने में मदद करती हैं बच्चों को। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब क्या था, ये था बुनियादी अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दिन प्रतिदिन की सामाजिक बातचीत भाषा BICS यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाती है। 119 नंबर क्वेश्चन था साथियों यहाँ पर कि एक अध्यापक कक्षा 7 की शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान यानी पैटर्न की पहचान करती है और अपने शिक्षार्थियों की इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इस पर चर्चा करती है। अध्यापकों को यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती है, अध्यापिका जो हैं ये बच्चों को बिल्कुल नहीं जाहिर करती हैं कि ये गलतियां किसके द्वारा हुई हैं। यह शिक्षार्थी इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए कहती हैं। इस प्रकार का अभ्यास क्या कहलाएगा। तो साथियों यहाँ पर 100 सही जवाब था इसका ऑप्शन थर्ड, यानी कि प्रक्षेपण देना यानी कि फीडबैक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी गलतियों के पैटर्न पर चर्चा करना और सुधार के लिए विमर्श करना फीडबैक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचान लेते हैं किस रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जिन शब्दों को हम सुनकर या देखकर तुरंत पहचान लेते हैं वह किस नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों होते हैं ये कौन से, ग्रहशील शब्दावलियाँ। ठीक है, ग्रहशील यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि गलतियों के पैटर्न पर चर्चा वे शब्द जिन्हें हम सुनकर या पढ़कर पहचान लेते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि बोल या लिख सकें, तो यह ग्रहशील शब्दावली कहलाती हैं। अगर बोलना कहता प्रयोग करना तो यह वाला जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ पहचानने के लिए कहा है। ठीक है, देखने पहचानने के लिए कहा है, प्रयोग के लिए नहीं बोला इसने, तो आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा। अब आप ये बताएं कि इस प्रश्न पत्र में आप जो आंसर की मिला है 30 प्रश्नों के आंसर की थी, आपने सही कितने करके आए हैं अपने पेपर में, वहाँ पर जो सही टिक किए हैं कितने किए हैं वो बताना। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब जो है सीटेट का एग्जाम भले ही खत्म हो गया लेकिन आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए अपनी, और उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम यहाँ से जुड़ेंगे आपका टेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए जुड़ेंगे यहाँ से, और बहुत जल्द उसकी तैयारी सिलेबस हम देने वाले हैं। साथ ही उसके वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कुछ हम आपके साथ साझा करेंगे, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।